देखिए जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और कल यानी 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में विज्ञान के पेपर में पास होना है, पास होने का मतलब ये है यदि आप 70 में लगभग 50 नंबर लाना चाहते हो और अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है, ऐसे में आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में आपको पेपर कैसे समाप्त करना है, मतलब एग्जाम में पेपर आपको जल्दी कैसे समाप्त करना है, पेपर में आप क्या ट्रिक लगानी है जिससे कि आप लोग 70 में कम से कम 50 नंबर लेकर के आओ। इसके साथ साथ बताएंगे कि एमसीक्यू प्रश्न जो होते हैं उसको आपको कितने समय के अंदर सॉल्व करना है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों में आपको कितना समय देना है, उनको कैसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस सेट के बारे में जिस सेट से आपके एग्जाम में सीधा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आपको एकदम हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। सेट का नाम है 801 HL कोड। ठीक है, तो पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर ध्यान से समझिए कि आपका जो पेपर होगा उस पेपर में सबसे पहले आपके खंड आ आएगा। क्या आएगा? खंड आ। और खंड आ में सबसे पहले पूछे जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। जिन भी स्टूडेंट को बहुविकल्पी प्रश्न जल्दी करना है ना, कि कम समय में करना है, तो उनको कुछ बातें ध्यान देनी। सबसे पहले जो प्रश्न आपको आते हैं वो प्रश्न आपको सबसे पहले कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद में जो प्रश्न आपके रह जाते हैं उनको या तो आप तुक्का मार के कर सकते हो या तो आप अपने आसपास के स्टूडेंट से पूछ करके उन प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हो। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरीन अणु में, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए एमसीक्यू का नंबर 1 क्वेश्चन है कि क्लोरीन अणु जो होता है इसमें उपस्थित आबंध हमारा कौन सा होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 नंबर का प्रश्न है ये, इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन अणु में जो उपस्थित आबंध होता है वो आपको केवल एक ऑप्शन याद रखना है, सहसंयोजक आबंध होता है। ठीक है, कौन सा? सहसंयोजक आबंध। इसके अगर मैं पूरे नाम की बात करूं तो होता है पूरा नाम एकल सहसंयोजक आबंध। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आपको इसको राइट कर लेना, यानी इसकी इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना एकदम। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रश्न है कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, यानी एथेनोइक अम्ल जो आप लोगों का है उसका सूत्र क्या है। ठीक है, तो वैसे भी इसमें भी आपको एक ऑप्शन केवल याद रखना है कि जो आपका एथेनोइक अम्ल होता है इसका जो सूत्र होता है वो होता है C2, ठीक है, सॉरी CH3COOH। ठीक है, और इसमें आपको कैसे पहचानोगे कि इस एथेनोइक अम्ल का सूत्र ये होता है, तो सिंपल सी बात है, यदि आप भूल जाते हैं तो आपको केवल इतना याद रखना है कि यहाँ पर भाई साहब ये वाला हमारा समूह जुड़ा होता है जिसमें आपका C और बीच में 2 ऑक्सीजन होते हैं, यानी COOH। ये आपको कहीं भी समूह दिख जाए आप समझ जाना भाई साहब यहाँ पर हमारा एथेनोइक अम्ल है। और इसके साथ साथ दूसरा तरीका ये है कि हमेशा कार्बन की जो संख्या होगी वो हमेशा 2 होगी। जैसे यहाँ देखो 1 2 है, यहाँ पर 2 है और ये 3 हो गए, यहाँ पर केवल 1 है, यहाँ पर 1 है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा प्रश्न को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रश्न है कि एल्डिहाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्डिहाइड क्या है? तो एल्डिहाइड वो होता है जिसके लास्ट में एल समूह आता है। कौन सा समूह आता है? एल समूह। देखो इसमें ऑल आ रहा है, इसमें भी ऑल आ रहा है, इसमें एन समूह आ रहा है, लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको एल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एल दिख रहा है, यानी मेथेनैल। यही भैया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके अलावा मेथेनैल हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, प्रोपेनॉल हो सकता है, ठीक है, ब्यूटेनॉल हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। मेन चीज हमको ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो समूह होता है वो हमारा एल समूह होता है। कौन सा समूह? एल समूह। लास्ट में देखिए मेथेनैल लिखा है ना, तो ये एल आ रहा है इसके लास्ट में, और एल जहाँ आता है वो हमारा एल्डिहाइड होता है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपने अच्छे से एकदम तैयार कर लिया होगा। सारे प्रश्न आपको एकदम तैयार होते चलेंगे, जैसे जैसे आप वीडियो को देखते चलेंगे आपको सारे प्रश्न बिना रटे बिना लर्न किए आपको तैयार हो जाएंगे। बस पूरी वीडियो आपको देखनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी बताएंगे आपको कौन से इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो सबको बताएंगे, बस पूरी वीडियो आपको अंत तक देखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि NTP पर अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, एक NTP पर एक अधातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो हमारी कौन सी अधातु होती है? तो ऐसे में केवल एक ऑप्शन याद रखना है, आपको ज़्यादा ऑप्शन की तरफ भटकना ही नहीं है, केवल एक ऑप्शन याद रखिए, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन हमारी जो होती है NTP पर अधातु होती है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, याद कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए एक बार आप लोग। प्रश्न नंबर 5 है कि एल्यूमिनियम की सतह पर जो ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है या फिर ऑक्सीजन की परत जो बन जाती है उसको क्या कहते हैं? एनोडिंग कहते हैं, बेसिमराइजेशन, श्रृंखलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एनोडिंग। क्या बोलते हैं? एनोडिंग। तो एल्यूमिनियम की सतह पर जो ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है उसको एनोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोडिंग। तो ये 5 प्रश्न आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगला 6 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे कि अब देखो यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न हमारा रासायनिक अभिक्रिया से पूछा गया है। कहाँ से? रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन से पूछा गया है। अब देखो इस प्रश्न में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो रिएक्शन है इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अभी मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये रिएक्शन क्या कह रही है वो समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर BaCl2 है जो कि Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट से क्रिया करके BaCSO4 और NaCl बना लेता है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ये जो Ba है इस SO4 के साथ जुड़ जा रहा है, ठीक है, और ये Cl2 क्या हो रहा है, इस Na के साथ जुड़ जा रहा है। देखो यहाँ पर 2NaCl और BaSO4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो कि तत्वों के बीच में यानी आयनों के बीच में अदला बदली हो रही है। ठीक, आयनों के बीच में अदला बदली हो रही है। और जब आयनों के बीच में अदला बदली होती है, जैसे BaSO4 से जुड़ रहा है और Cl Na से जुड़ रहा है, तो आयनों की अदला बदली हो रही है। और यहाँ पर आयनों की अदला बदली को हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सी रिएक्शन हुई जाकर की ये वाली? तो ये रिएक्शन हमारी हो गई द्विविस्थापन। कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। यहाँ रिएक्शन कौन सी हुई है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पर राइट ऑप्शन को देखोगे तो भैया आप लोगों का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 6C है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। बाकी सारे ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं ये रॉन्ग हैं यानी गलत हैं। और मैंने जो ऑप्शन आपको बताया है वो आपको ऑप्शन समझना भी है और आपको चीज़ें भी समझनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए जो आप लोगों का अब उपखंड स्टार्ट हो रहा है वो है उपखंड खा। और उपखंड खा में आपको मैं बता दूं कि आपको या तो केमिस्ट्री आ सकती है, या तो बायोलॉजी पूछी जा सकती है, या तो फिजिक्स आ सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंपल, तो यहाँ पर देखिए कि आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी यहाँ पर हमारी पूछी गई है। ठीक है, तो बायोलॉजी के कौन कौन से प्रश्न आपको कल देखने को मिलने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न को, 7 नंबर को, यानी पहले प्रश्न को बायोलॉजी के। तो प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी मनुष्य में एक वृक्क एक तंत्र का भाग होता है। ठीक है, मनुष्य में वृक्क होता है जो कि किसी तंत्र का भाग होता है। ठीक है, आपके ये जो होता है आपके शरीर में पाया जाता है वृक्क। ठीक है, अब ये जो वृक्क होता है ये किस चीज़ से संबंधित है? पोषण से संबंधित है। इसका काम पोषण में उपयोग आता है कि श्वसन में उपयोग आता है कि उत्सर्जन में आता है कि परिवहन में आता है? तो जो आपका तंत्र होता है, ठीक है, अगर हम तंत्र की बात करें तो भैया ये हमारा उत्सर्जन के लिए उपयोग में आता है। किसके लिए? उत्सर्जन क्रिया के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न है कि यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है? अग्नाशय, यकृत, अमाशय की वृक्क? तो यूरिया को यानी जो आपकी यूरिया होती है इसको अमोनिया में जो परिवर्तित करता है वो आप लोगों का होता है यकृत। क्या होता है? यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। इसको आप बिल्कुल टिक लगा ले, एकदम सही ऑप्शन। ठीक है, जो भी प्रश्न हम बताते चलते हैं उन प्रश्नों को आपको केवल एक बार देखना है, समझना है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए के रज्जु किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो डीएनए के जो रज्जुक होते हैं ये आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो एक ऑप्शन याद रखिए, केवल हाइड्रोजन बंध द्वारा। किस बंध द्वारा? हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन अगला नोट करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इन 4 ऑप्शन देखिए, 1 2 3 4 दिख रहे हैं ABCD। इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? क्योंकि अगर आप बात करेंगे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एक्सिक अम्ल, ये सारे आपके पादप हार्मोन हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे एस्कॉर्बिक अम्ल जो आपका है ये आपका एक पादप हार्मोन नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कि मानव मस्तिष्क से कितने कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो मानव जो मस्तिष्क होता है इससे अगर हम बात करें
कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं, यानी कपाल तंत्रिकाएं कितनी निकलती हैं, तो टोटल 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। इस ऑप्शन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिससे कि आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल 1 से 2 बार इन प्रश्नों को देख लेना है कर बस। अगर हो सके तो वीडियो को एक बार और अच्छे से देख लेना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में कि उत्सर्जन में? तो हीमोग्लोबिन जो होता है श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? श्वसन में। आ गया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो आप क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, एक ऑप्शन आपको केवल याद रखना है, इंसुलिन। इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन जो आपका हार्मोन होता है, इससे क्या होता है? मधुमेह रोग स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, अगर इसकी कमी आती इंसुलिन हार्मोन की, तो फिर आपके मधुमेह रोग स्टार्ट होने लगता है। चलो ऑप्शन भी देख लेते हैं कि कौन कौन से दे रखे हैं, फिर और भी प्रश्न है उनकी बात करेंगे जिनको आपको तैयार करना है। चलिए ऑप्शन देखिए, जैसे कि बी नंबर था तो यही इसका इंसुलिन राइट ऑप्शन था, हालांकि सारे गलत हो जाएंगे। तो ये जो प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, आपके जितने भी बायो के प्रश्न थे सारे समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न आपके स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हो उपखंड ग स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से जो भी प्रश्न है वो आपके सारे के सारे फिजिक्स के प्रश्न है। ठीक है, और आपको फिजिक्स के कैसे कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, कौन कौन से आपके न्यूमेरिकल आते हैं, क्या आता है, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए सबसे पहला ही न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकल कैसा आता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन आता है, एक आपको 220 वोल्ट पर 100 वाट का जो बल्ब लगा हुआ है, इससे फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? देखिए प्रतिरोध का मतलब होता है आर। आर आपको बताना क्या होगा। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको P बराबर कितना दे रखा है? 220 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं W, P बराबर 220 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, नहीं ये नहीं दे रखा है। P बराबर आपका दे रखा है 100 वाट। ठीक है, P बराबर 100 वाट दे रखा है। P क्या है? तो भैया P आपका बल्ब है। ठीक है, अब ये P हमारा क्या, ये हमारा एक बल्ब है। अब ये जो बल्ब हमारा है ये कितने वोल्ट पर लगा हुआ है, कितनी बैटरी इसको लगाने के लिए, जलाने के लिए लगी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं विभवांतर यानी वोल्ट, जो कि 220 वोल्ट की बैटरी के साथ बल्ब जुड़ा हुआ है। जैसा कि देख सकते हो, हमको ज्ञात करना है आर, और आर को ज्ञात करने से पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा आई। अभी मैं बताऊंगा क्यों ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आई को कैसे आप ज्ञात करोगे, तो फार्मूला होता है आप लोगों का P इक्वल टू वी आई, फार्मूला होता है P इक्वल टू वी आई। यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा P बाई वी। अगर मैं P का मान देखूं तो 100 वाट दे रखा है। ठीक है, V का मान देखूं तो 220 दे रखा है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर मैं काटूंगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 11 से 5 को काटेंगे तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 11 चौक 44। ठीक है, आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से कह सकते हो 6, तो 11 पचे 45। तो लगभग अगर हम बात करें तो आपका 0.5 एम्पियर जो है वो आई निकल के आएगी, यानी धारा निकल के आएगी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि एक फार्मूला और होता है, आप लोगों को ओम का नियम पता होगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। देखिए अभी मैं आपको कौन कौन से मैंने फार्मूले यूज़ किए इस प्रश्न को सॉल्व करने में, मैं सब बताऊंगा। देखिए V इक्वल टू आई आर, अब यहाँ से हमको आर प्राप्त हो जाएगा, तो आर की वैल्यू निकालेंगे V बाई आई से। ठीक है, V हमारा कितना था स्टार्टिंग में, आपको पता 220 वोल्ट दे रखा था। आई हम लोगों ने 0.45 निकाला है। ठीक है, ये हटाएंगे तो डबल यहाँ पर आप लोगों के आ जाएंगे, कह सकते हो 0 बढ़ जाएंगे, क्योंकि 0.2 अंक के बाद था तो ऊपर उतने ही 0 चढ़ जाएंगे। 5 से काटेंगे तो 5 9 के 45, 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20। ठीक है, अब अगर आप 9 से फिर से इसको काटोगे तो 9 चौके 36। ठीक है, 9 चौके 36, अब 9 72 आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपका 484 ओम इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना? 484 ओम। अब देखो मैंने कौन कौन से यहाँ पर फार्मूले का प्रयोग किया। देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले P इक्वल टू वी आई का फॉर्मूला यूज़ किया। इसके बाद में हमने ओम का फार्मूला यूज़ किया। ये हमारा विद्युत शक्ति का फार्मूला है। ठीक है, ये हमारा विद्युत शक्ति का फार्मूला है, ये हमारा ओम के नियम का फार्मूला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते चलोगे, न्यूमेरिकल को अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो एग्जाम में यही न्यूमेरिकल आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत बल्ब
एक विद्युत बल्ब है जिसका तंतु बना होता है, तो एक विद्युत बल्ब या फिर कोई भी विद्युत बल्ब होता है उसका जो तंतु होता है, यानी ये आपका विद्युत बल्ब है, इसके अंदर का जो ये तंतु होता है, ये चीज इसको जो बना होता है ये होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उम्मीद करते हैं जो प्रश्न मैं बताता चल रहा हूं सभी लोग नोट करते चल रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो जो समतल दर्पण हमारा होता है इसके द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसका जो आवर्धन होता है वो 1 होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेशित कण दो चीजें उत्पन्न करता है। सबसे पहले देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये वाला प्रश्न, इसके बाद ये वाला प्रश्न, आपको 101% बता रहा हूं, सेट में रखे हुए प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो एक गतिमान आवेशित कण जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना, इस प्रकार इस पर कार्य करने वाले चुंबकीय बल की दिशा दी जाती है। ठीक है, अब मान लो एक हमारा कोई ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर हमने कोई धारावाही चालक रख दिया। ठीक है, तो इस तार पर, ठीक है, इस तार पर कह सकते हो कि चुंबकीय बल जो कार्य करता है उसकी दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। तो उसकी दिशा हम लोग जो हमारा अंगूठा होता है इसके सीधे हाथ से ज्ञात करते हैं, यानी सीधे हाथ के अंगूठे से ज्ञात करते हैं। यानी बात करें तो बाएं हाथ के नियम से, लेकिन किसके? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक धारावाही चालक को समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे। फिर आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखोगे तो 19 नंबर प्रश्न दे रखा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस जो हमारा होता है, ठीक है, जो हमारा अभिनेत्र लेंस होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, अभिनेत्र लेंस समझ, आपको प्रश्न केवल पढ़ना है, केवल समझना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लॉजिक नहीं लगाना, बस प्रश्न को पढ़ना है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किससे किया जाता है? परितारिका द्वारा किया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो जो हमारा दूरदृष्टि दोष होता है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल सही ऑप्शन टिक कर लेंगे। इस तरीके से देखिए जितने भी आप लोगों के बहुविकल्पी प्रश्न थे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे 20 प्रश्न, वो मैंने आपको इस वीडियो में कह सकते हो इस पेपर में बताए हैं। इस पेपर के ये 20 के 20 प्रश्न एकदम घोर करके रट के आपको जाने एग्जाम में, जिससे कि आप जो भी प्रश्न आए उसको एकदम फर्स्ट क्लास तुरंत करके आए आप। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टार्ट होंगे आप लोगों के वर्णात्मक प्रश्न, खंड बा यानी वर्णात्मक प्रश्न। अब देखिए कौन कौन से प्रश्न है, कैसे न्यूमेरिकल है, कैसे फिजिक्स में है, कैसे चित्र वाले प्रश्न है, सारे चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप वर्णात्मक को भी पूरा देखेंगे। आपने बहुविकल्पी समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने पूरा पेपर देखा तो आपसे गारंटी है कि आप 70 में ईजिली 50+ नंबर लेकर आओगे। पूरा बस आपको अच्छे से वीडियो पर देख लेना है। देखिए सबसे पहले यहाँ अगर आप नज़र डालेंगे तो पहला स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आप लोगों का जीव विज्ञान, ठीक है, यानी जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तो जीव विज्ञान स्टार्ट हो रही है। तो जीव विज्ञान का सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का क्या है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न हम लोगों का है कि क्या है कि आप ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो बेसिकली ये दोनों अभिक्रियाएं आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब हम बात करने वाले हैं कि इन अभिक्रियाओं को कह सकते हो या फिर जो हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को समझ लीजिए। ठीक है, अब जो डिस्क्रिप्टिव हमारे क्वेश्चंस हैं इनको आपको कहाँ से कैसे तैयार करना है। देखो आपको इनको तैयार करने के लिए 2 तरीका आपके पास है। सबसे पहले जो भी आपके क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन हैं उसको आप सीधा एकदम यूट्यूब से, है ना, यूट्यूब से सर्च करोगे। ठीक है, यूट्यूब से आप सीधा सर्च करोगे, कहाँ से? यूट्यूब से आपको इनका जो आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसको आप डॉबनट से, ठीक है, डॉबनट से या फिर कह सकते हो गूगल से
इसको आप आंसर प्राप्त कर सकते हो इनका, ठीक है। तो दो तरीका मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे प्राप्त हो सकता है। तो ये दोनों आंसर आपको कैसे प्राप्त करने आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए श्वसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वसन को क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है, समझाइए। ये 2 नंबर में, ये 2 नंबर में, दोनों प्रश्न आएंगे। 4 नंबर का ये पूरा प्रश्न बन गया आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद में, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपकी जीव विज्ञान नहीं है, जीव विज्ञान नहीं, केमिस्ट्री है ये। स्टार्टिंग के जो 2 प्रश्न थे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों प्रश्न आपके बायो के हैं, हालांकि ये केमिस्ट्री आपकी चल रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस की नमी प्रूफ देबू में रखना चाहिए। देखो यहाँ कहना ये चाह रहा है प्रश्न कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको हम लोग क्यों नमी वाले जो डब्बे होते हैं, डेबो नहीं डब्बे, जो नमी वाले जो डब्बे होते हैं उसमें क्यों हम लोग पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखते हैं, आपको बताना है। इसके बाद दूसरा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया लिखी है। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है पीपीटी बनाने में, या फिर कह सकते हो इस पेपर को तैयार करने में, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन कह सकते हो या फिर लिखने में थोड़ी मिस्टेक। अब चलिए आगे के जैसे जो प्रश्न है, जैसे तीसरा प्रश्न है कि मिसेल पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो देखिए आपने अभी 2 प्रश्न और पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों, अरे 2 प्रश्न नहीं थे, यहाँ पर एक ही प्रश्न था, ठीक है, कि एस्टर की एसिटीकरण अभिक्रिया थी, ठीक ना। तो अब आपको दूसरा प्रश्न है 4 नंबर वाले क्वेश्चन में कि मिसेल पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देखो मिसेल हो गया, इसके साथ साथ एक और आता है अपमार्जक, ठीक है, ये भी प्रश्न आता है और मिसेल वाला भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि एस्टर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एस्टर से आप क्या समझते हैं, एस्टर की एसिटीकरण अभिक्रिया स्टार्टिंग में आपने अभी देखी थी, ठीक है। तो वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है ये कि एस्टर से आप क्या समझते हैं, एस्टर क्या है, इसको आपको एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ समझाना है। अब देखो इसकी एथिल एसीटेट के जल एथिल एसीटेट के जल अपघटन की अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल के मुख्य उपयोग, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं, ठीक है। एसिटीकरण से आप क्या समझते हो, उदाहरण से ही समझा देना है। उसको समझाने के बाद में आपको एथिल एसीटेट के जल अपघटन की अभिक्रिया लिखनी है, किसकी, एथिल एसीटेट के जल अपघटन की अभिक्रिया लिखनी है, प्लस इसके साथ में एसिटिक अम्ल जो होता है इसके मुख्य उपयोग लिखने हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप कर लोगे ना तब आपके पूरे 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट तैयार करके जाते हैं केवल रासायनिक समीकरण लिखने वाली चीज़, जो कि होती क्या होता है जब, और एक और आता है कैसे प्राप्त करोगे। 2 तरीके से रिएक्शन आती हैं, या तो क्या होता है जब पूछ लिया जाता है, या तो कैसे प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या होता है जब। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट तो ये वाला प्रश्न करके आते हैं, तो आपको भी ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन तैयार कर लेनी है। यदि ये बड़ा क्वेश्चन आप तैयार नहीं करना चाहते तो इन छोटे छोटे 3 प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए एकदम डाउट नट से, कहीं से भी इनका सोल्यूशन आप ढूंढ करके तैयार कर लीजिए। पहला है एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल के साथ सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। दूसरा है कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम के साथ में अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। और तीसरा है कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली यूट्यूब, डॉबनट्स, गूगल से इनके आंसर को आपको स्वयं से ढूंढ के कर लेना है, ठीक है। अब ये जब आप पूरा कर लोगे ना तो आपकी पूरी जो केमिस्ट्री है समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में स्टार्ट होगी आपका नेक्स्ट खंड, नेक्स्ट उपखंड, जो कि हम लोगों का देख सकते हो खा है। और यहाँ पर भाई बिल्कुल जीव विज्ञान पूछी गई है, यहाँ पर कोई गलती नहीं हुई है, यहाँ जीव विज्ञान आप लोगों की पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे पहला जीव विज्ञान का क्वेश्चन है कि वास्तु उत्सर्जन से आप क्या समझते हो। देखो यहाँ पर वास्तु नहीं होगा, यहाँ पर वाष्पो होगा, ठीक है। और मैंने एक और पेपर समझाया था, मैंने बताया था वाष्पोत्सर्जन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, और आप तैयार करके अगर जाओगे तो आपको एग्जाम में जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हो, इसके प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, और इसमें इसके प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर तैयार हो जाएंगे अगर आप तैयार कर लोगे। 6 नंबर प्रश्न है, इसमें 2 पूछे गए हैं, पहला 2 नंबर, दूसरा 2 नंबर। रंध्र यानी स्टोमेटा क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, उनकी उपयोगिता लिखिए। दूसरा पाचन, भोजन के पाचन में लार जो होता है इसकी भूमिका होती है, समझाइए। इसके बाद अगर आप देखोगे
तो 7वें नंबर पर जो प्रश्न है वो 6 नंबर में पूछा गया 3 क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहला आता है क्वेश्चन कि स्वपोषी पोषण या फिर परपोषी पोषण, इन दोनों के बीच में अंतर लिख दोगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, प्रश्न में ही दे रखा है कि निम्नलिखित को उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो ये देखिए, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण दोनों को उदाहरण दे देकर आपको इसके अंतर को समझाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप बस देखिए दिमाग से निकाल देना है कि भाई उदाहरण देना है, बस इस प्रश्न को आपको स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण के बीच में अंतर बस तैयार कर लेना है बस। ठीक है, ये मेरा मतलब है कहने का। उदाहरण आपको नहीं ध्यान देना, आपको ध्यान देना है कि स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में कौन से अंतर हैं वो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है उनकी बात करते हैं। चलिए प्रश्न आगे के जो पूछे गए हैं, जैसे देखिए श्वसन को परिभाषित कीजिए। अभी आपने एक प्रश्न देख चुके थे, उसको हो चुका। आप दूसरा प्रश्न है श्वसन को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि मेंडल के प्रभाविता नियम को समझाइए। तो ये 2 प्रश्न 2-2 नंबर वाले आप तैयार कर लोगे और आगे का एक और 2 नंबर वाला तैयार कर लोगे, तो टोटल आप लोगों के 6 नंबर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अथवा में हर बार की कहानी है कि यदि आपको ये प्रश्न नहीं आते छोटे छोटे तो एक बड़ा प्रश्न कर लो, यदि आपको एक बड़ा प्रश्न नहीं आता तो छोटे छोटे प्रश्न कर लो। अब अगर आपने छोटे प्रश्न कर लिए तो आप बड़े नहीं करोगे, यदि आप बड़े करना चाहते तो बड़ा। देखिए प्रश्न है कि आनुवांशिकता, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? संक्षिप्त में विवरण दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपकी पूरी जीव विज्ञान समाप्त हो चुकी है, पूरी बायोलॉजी समाप्त हो चुकी है। अब आपको केवल इतने प्रश्न बायोलॉजी के लिए तैयार करके जाने हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताए। अब यहाँ से आपकी जो स्टार्ट होगी वो होगा उपखंड गा, और यहाँ आपकी फिजिक्स पूछी जाती है। और हर बार की तरह लास्ट में फिजिक्स आती है, आप सभी लोगों को पता होगा, जिसमें थ्योरी पोर्शन आता है बहुत ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा पूछा जाता है न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, तो दोनों पोर्शन आते हैं, दोनों की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रश्न आया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु जो है वो 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। 4 नंबर का प्रश्न है, तैयार कर लेंगे सभी लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा में एक और थ्योरी वाला प्रश्न आया। देखिए क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाना है, और इस दर्पण का कोई एक उपयोग भी आपको लिखना है। तो इस प्रश्न में जो भी आप दर्पण बताएंगे, उस दर्पण का जो भी आप प्रतिबिंब बनाएंगे, उस दर्पण के बारे में, वो चाहे उत्तल हो या फिर अवतल हो, आपको क्या करना है, उसके आपको उपयोग भी लिखने हैं। ठीक है, तो प्रश्न समझने के बाद में जब आप दर्पण पता चल जाए अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण, ठीक है, 2 तरीके के होते हैं भाई दर्पण, एक तो अवतल होता है, एक तो उत्तल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो भी पता चल जाए कि कौन सा दर्पण यहाँ पर है, तो आपको उसके उपयोग लिख देने हैं बस। तैयार कर लोगे भाई प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है, ठीक है, जो कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकार। ऐसे प्रश्न देखिए आपको न्यूमेरिकल में आते हैं और बहुत आसान होता है इनको सॉल्व करना। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको डॉबनेट गूगल से कहीं से तैयार करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, आपको ये प्रश्न एकदम हूबहू देखने को मिलेंगे। अथवा में देखिए एक प्रश्न आया, थ्योरी वाला क्वेश्चन है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, बल की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। मोस्ट IMP प्रश्न है, फिर से कह रहा हूं, छोड़कर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। चलिए बात करेंगे। अब ये 4 नंबर का तो हो चुका है, लास्ट प्रश्न बचता है 6 नंबर का, उसको देखते हैं और आपको बताते हैं कि 6 नंबर का प्रश्न आता कैसा एग्जाम में है। चलिए देखिए 3 प्रश्न आए हैं, एक ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लंबवत हो या फिर 60 डिग्री को बनाते हुए रखा जाता है, तो चालक पर लगने वाला बल का सूत्र आपको ज्ञात करना है। तो इस पूरे प्रश्न को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रश्न को तैयार करने की कोशिश कीजिए। ये प्रश्न आपका एकदम बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ है, इसको बस आपको तैयार करना है एकदम। ठीक है, इसके बाद देखिए एक प्रश्न सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य जो होता है, विद्युत बल्ब का जो सामर्थ्य होता है, उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी तैयार कीजिए।
इस तरीके से देखिए इस पेपर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए, और साथ में ये भी बताया कि हर प्रश्न को आप कैसे तैयार कर सकते हो। डाउटनट, गूगल, जहाँ से भी मुझे बताया जा सका मैंने वो आपको चीज़ें बताई। और अगर आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें आप ये चाहते हो कि ऐसे प्रश्न जो हमको नहीं आए एग्जाम में, उन प्रश्न को हम कैसे एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कमेंट करना है और आपको मैं वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा।